हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो आज का होने वाला है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो फटाफट एक बार आज के इस सेशन को शेयर कर दें ताकि आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करें। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स पेपर सेकंड ग्रेड फर्स्ट। इसके अलावा भी ये आज का सेशन है वो आपके और कंपटीशन एग्जाम है जिसमें आपका जूनियर अकाउंटेंट है, जिसमें आपका अकाउंट असिस्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्जाम है, केवीएस के एग्जाम है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम है। उन तमाम एग्जाम में आज का सेशन है बड़ा ही फायदेमंद और किफ़ायती होने वाला है। इसलिए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे निवेदन सबसे पहले ये रहता है कि एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि जो भी साथी हमारे साथ आज के इस सेशन में जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट जुड़ जाए। ठीक है साथियों, तो अपन बात करेंगे आज के इस सेशन में जो आपका वित्तीय विश्लेषण है। वित्तीय विश्लेषण है उसका जो आज का सेशन है वो सेशन नंबर 4 है, वो होने वाला है। इससे पहले अपने 3 सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उन सबको मैं बता दूं कि तमाम सेशन के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में हमने आपके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें स्कूल लेक्चरर के नाम से तमाम वो सेशन है वो वहां पर एक साथ एक लाइन में आपको उपलब्ध रहेंगे। वो सारे सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी आप कोई और लेटेस्ट जानकारी चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। उन दोनों के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अब अपन आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और विश्लेषण का जो जो महत्वपूर्ण चीज है उन सब का निचोड़ है वो आज के सेशन में निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब आज के सेशन में जो आपकी तीसरी टेक्निक है उसकी अपन बातें करेंगे। ये 3 नंबर की आपकी तकनीक है ना। जैसे अपन ने बात की थी ना, तकनीक से रिलेटेड अपन ने बात की थी कि ये आपकी तकनीक होती है। उसमें 2 टेक्निकल की अपन ने चर्चा कर ली थी जिसमें आपका कौन कौन सा था, तुलनात्मक वित्तीय विवरण जिसमें आपका तुलनात्मक बैलेंस शीट था और तुलनात्मक P&L अकाउंट था। दूसरा था आपका समानाकार, तो उसमें समानाकार बैलेंस शीट थी और समानाकार P&L अकाउंट था। दोनों हो गए। अब अपन आज के बारे में परवर्ती विश्लेषण के बाद में चर्चा करेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है ना। इसमें एक वर्ष को आधार मानकर उस वर्ष की तुलना की जाती है कि भाई आगे के समय में कितना ग्रोथ हो सकता है। देखो इसमें क्या है उसमें अपन बात करेंगे। किसी भी अध्ययन के आधार पर वर्ष की तुलना में अध्ययन के शेष वर्षों के वित्तीय विवरणों की मदों में हुए परिवर्तनों की दिशा के आधार पर व्यापार की वित्तीय स्थिति के अध्ययन करने की विधि क्या है, आपकी प्रवृत्ति विश्लेषण। यानी अध्ययन कब होगा कि एक वर्ष को आधार मानकर आगामी जो वित्तीय वर्ष की मदें हैं उनके साथ उनकी कंपैरिजन करना है, वो प्रवृत्ति विश्लेषण होता है। इसमें बहुत ज्यादा आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी चीज दी हुई होती है उसमें एक वर्ष को आधार मानकर आगे की सारी कैलकुलेशन वो की जाती है। देखो किसी भी संस्था है उसकी प्रगति या अवनति का रुख जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाना आवश्यक होता है। पिछले कुछ वर्षों का जो उनका आंकड़े हैं, जो उनकी रणनीतियां हैं, उन सब पे चर्चा की जाती है, उन सब की जांच की जाती है और उसके आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। इसके लिए वित्तीय विवरण की प्रत्येक मद का उसी वर्ष के आधार की राशि से हुई कमी या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका भी जो निष्कर्ष है वो प्रतिशत के आधार पर निकलता है। यानी एक तरीके से अपन माने तो आपकी जो प्रवृत्ति विश्लेषण है इसमें 2 विधियां होती है, तो प्रवृत्ति प्रतिशत और एक प्रवृत्ति अनुपात। दोनों को आधार मानकर वो कैलकुलेशन है वो की जाती है ना। तो वर्ष में जो कमी और वृद्धि होती है ना उसको प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। ठीक है, यहां तक ओके है। अब आगे देखो इसकी पहली जो मेथड है वो है आपकी प्रवृत्ति प्रतिशत यानी ट्रेंड परसेंटेज। इसकी पहली मेथड मानी जाती है। देखो इसमें क्या होता है कि इस विधि में सर्वप्रथम कई वर्षों के वित्तीय विवरणों की सूचनाओं का सारणीकरण कर लेते हैं, है ना। कई वर्षों की सूचनाएं 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष की क्या होती है, जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उन सब का एक सारणीबद्ध किया जाता है ना। और उनमें से किसी एक वर्ष को आधार मानकर
अन्य वर्षों की वृद्धि या कमी ज्ञात कर ली जाती है। सामान्यतः प्रथम वर्ष को ही आधार माना जाता है। इसमें एक वर्ष को आधार मानने के लिए कहा गया। अब एक वर्ष का आधार है वो आप पे डिपेंड है कि भाई कौन से को आप आधार मानते हो, लेकिन नॉर्मली अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो वर्ष था उसको आधार मानते। पहले वर्ष को आधार मानने का कारण ये है कि भाई जब कंपनी की स्थापना हुई थी, बेस कहां से हुआ है वहां से लेकर वो सारी सूचनाएं है वो कलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो वो आधार माना जाता है। अब क्या कह रहा है कि आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी, आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी होगी तो उसमें क्या होता है कि संबंधित वर्ष की राशि में आधार, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। वर्ष की अपेक्षा में वृद्धि या कमी बटे आधार वर्ष से संबंधित राशि और मल्टीप्लाई 100 है, ये इसका क्या होगा, सूत्र है वो होगा, फॉर्मूला है वो होगा। इसके आधार पर अपने को कैलकुलेशन है वो करनी होती है। तो फॉर्मूला अपने को ध्यान में नहीं रखना है। परीक्षा में अगर कई बार पूछा जाता है तो 2-4 आंकड़े अपने को दे दिए जाते हैं और उसके आधार पर वो कमी या वृद्धि के बारे में पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि भाई आपकी प्रवृत्ति विश्लेषण की कौन कौन सी विधियां है ना, तो प्रवृत्ति प्रतिशत और प्रवृत्ति अनुपात, तो ये अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, देखो ये एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कहता कि भाई इतना बड़ा एग्जाम्पल आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन फिर भी आपको इस पैटर्न को समझने के लिए मात्र और मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हो। ठीक है, एक संस्था के परिचालन से आय की सूचना निम्न से दे रखी है। 12-13 को आधार मानते हुए 16-17 तक के हुए परिवर्तनों का आपको मापन करना है। किसके आधार पर, प्रवृत्ति प्रतिशत के आधार पर। किसके आधार पर, प्रवृत्ति प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, ये आपको वर्ष दे रखे हैं और ये आपकी इनकम यानी सेल्स दे रखी है, शुद्ध बिक्री दे रखी है 10-12, है ना। अब इसको अपने को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये आपका ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये ईयर है, ये नेट सेल्स है ना। ये आपकी इंक्रीज या डिक्रीज है, ये प्रतिशत चेंज है ना। अब इसमें आपके ईयर दे रखे हैं 10-12-13 से स्टार्ट है, तो 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, है ना। 16-17 तक हो गया। ये इसके आंकड़े दे रखे हैं, है ना। नेट सेल्स के 10-12-9, 10-12-9, 16.5 और 18, है ना। अब इसमें एक को आधार मानना। अब इसमें आधार के लिए अपने को कह रखा है कि भाई 12-13 को अपने को आधार मानना है ना। तो 12-13 को आधार मानना है, इसको अपने को आधार मानना है। तो देखो इसको आधार मानते हैं, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, 9 में से 10 घटाएंगे तो -1, 16.5 में से 10 घटाएंगे तो 6.5, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8, है ना। ये इनका अंतर आ गया, डिक्रीज और इंक्रीज। अब अपना जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था अपना, कि भाई अपेक्षित वृद्धि या कमी बटे संबंधित आधार वर्ष की राशि मल्टीप्लाई 100, है ना। अब अपेक्षित वर्ष की कमी कितनी, इसमें तो कुछ नहीं आएगा। इसमें देखो 2 और आधार वर्ष 10, तो 2/10 मल्टीप्लाई 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20%, है ना। ये -1 है तो -10%, ये 16.5 है तो 65%, ये 8 है तो ये 80%।
बस इतनी ही चीज अपने को बतानी है। तो ये आपका जो आपका ट्रेंड परसेंटेज है वो निकालने का ये तरीका होता है। एक वर्ष को अपने को आधार मानना है और उसके आधार पर आगे के वर्षों में कितना कुछ चेंजमेंट आया है उसकी कैलकुलेशन अपने को करनी होती है। तो बहुत ही इजी है ना। सिर्फ और सिर्फ अपने को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सारे साथी गजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं। आप कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बैठ रहे हैं और निश्चित रूप से आपका टारगेट भी है कि भाई आपको गजेटेड ऑफिसर है वो बनना है, कड़ी मेहनत आपको करनी है। और जब आप गजेटेड ऑफिसर बनते हो, कॉमर्स के रिलेटेड आप स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सारी चीज़ वो डिटेल से पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ने जो प्रवृत्ति प्रतिशत है, ट्रेंड परसेंटेज की जो मेथड है, उसको अपन ने पढ़ने का और समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब आगे देखें। दूसरी इसकी मेथड है प्रवृत्ति अनुपात, है ना, ट्रेंड रेशियो। अब ये भी इसी की तरीके से, लेकिन इसमें इंक्रीज और डिक्रीज है वो कैलकुलेट नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ष को आधार मानना होता है। देखो इसमें क्या है कि सामान्यतः प्रवृत्ति प्रतिशत से तुलना की जाती है। किससे? प्रवृत्ति प्रतिशत से इसकी तुलना की जाती है, किंतु कभी कभी तुलना के लिए इन्हें भी उपयोगी न मानकर आधार वर्ष को 100 मानते हुए अन्य वर्ष की राशियों को उसी के अनुपात में परिवर्तित कर लिया जाता है, और इसीलिए इसे प्रकार ज्ञात करने का जो पैटर्न है वो प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है ना। प्रवृत्ति अनुपात यानी इस मद की चालू वर्ष की राशि बटे उस मद का आधार वर्ष की राशि मल्टीप्लाई 100। वही बात है, चालू वर्ष की राशि, आधार वर्ष की राशि और मल्टीप्लाई 100, इसका वो क्या होता है, तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़े। अब देखो ये एक एग्जांपल दे रखा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से लाभ हानि खाते के विभिन्न मदों की प्रवृत्ति अनुपात 2012-13 को आधार मानते हुए आपको ज्ञात करना है ना। परिचालन से आय है, व्यापारिक स्टॉक का क्रय है, लाभ हानि। ठीक है, ये पॉइंट दे रखे हैं, 12 से लेकर 16-17 तक के आंकड़े दे रखे। अब इसमें अपने को कैसे कैलकुलेट करना है ना। तो इसमें देखो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड रेशियो। ठीक है, सबसे पहले आपके ईयर है तो 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17। ठीक है, अब इसमें दे दी आपकी, इसमें आपको क्या दे रखा है, पहले आय है ना, परिचालन से आय, तो अपन क्या कह सकते हैं, इसको कह देंगे इनकम, है ना। और फिर इसका आ जाएगा अपने पास इसमें अपने को निकालना है ट्रेंड रेशियो। ठीक है, फिर अगला आपका स्टॉक का क्रय, परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक। फिर ये आ जाएगा आपका ट्रेंड रेशियो। ठीक है, फिर आपका अगला आ जाएगा, कौन सा स्टेप दे रखा है, प्रॉफिट। फिर आ जाएगा आपका ट्रेंड रेशियो। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें आंकड़े क्या दे रखे हैं, 50, 52, 55, 50, 52, 55, 58, 65, 58 और 65। अब इसमें अपने को एक को आधार मानना है ना।
एक को आधार मान के तो पहले का 50 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कि भाई एक को आधार मान लिया 12 13 को, तो 50/50 मल्टीप्लाई 100 है ना। तो ये 50 से 50 हट गया तो इसका रेशो क्या आ गया 100। अगला 52/50 मल्टीप्लाई 100 है ना, ये 2 यानी 104 हो गया। फिर अगला 55 बटा तो 2 तो 110 हो गया। फिर ये 116 हो गया। फिर ये 65 है ना, तो इसको काटेंगे तो 2 65 को गुणा करेंगे तो 130 हो गया, है ना। ठीक है, तो पहला पैटर्न हो गया। उसी तरीके से आपका सेकंड में क्या 25 26 28 30, 25 26 28 30 और लास्ट है 35। अब इसका ट्रेड रेशियो तो 25 को आधार मान लिया है ना, तो 25/25 मल्टीप्लाई 100 तो 25 से 25 तो ये 100 आ गया। फिर आपका आएगा कितना 26 कि भाई 26/25 मल्टीप्लाई 100 तो ये काटे तो 4 को गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 104 है ना। फिर आपका आ गया 28 को गुणा कर दो कितने से 4 से तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12 112 हो जाएगा। फिर आपके आ गया 30 तो 30 को गुणा कर दो 4 से तो ये 120 आ जाएगा। फिर हो गया 135 है ना, 35 को गुणा कर दोगे 4 से तो 70 140 ये हो गया। ठीक है, हो गया। तो ये आपका परचेज ऑफ स्टॉक सेम, ये कोई ज्यादा आंकड़े चेंज नहीं है। फिर आपका 2 2.5 3 2.5 4 2 2.5 3 2.5 और 4। ठीक है, अब इसमें भी यही है कि 2 को आधार मान लिया तो 2/2 मल्टीप्लाई 100 तो ये पहला तो 100 हो गया और दूसरा 2.5/2 मल्टीप्लाई 100 है ना, तो इसको काटा तो ये 50 को 2 से गुणा करा तो कितना 101। फिर 50 को 3 से गुणा करेंगे है ना, 50 को कितने से गुणा करेंगे 3 से तो 150। फिर 2.5 से गुणा करेंगे तो ये 125 होंगे। क्या होंगे 50 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 125। फिर 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150। फिर 50 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 125। फिर 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200। तो इस तरीके से ये आपका ट्रेड एनालिसिस हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें अपने को इतना ही बताना है कि अगर आपकी मेथड है वो ट्रेड एनालिसिस होती है ना, तो इस या ट्रेंड रेशियो होती है तो वो इस फॉर्मूले के आधार पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत मान के उस सवाल को हल करना होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका बिंदु रेखीय चित्र में प्रदर्शन है ना, ग्राफिकल एंड डायग्राम। तो उपरोक्त प्रकार से ज्ञात प्रवृत्तियों को रेखा चित्रों के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना होता है। ये जैसे अब मैं बता दूं है ना, इस तरीके से आपको बता दिया कि भाई ये नीचे वाला हो गया सेल्स, ये हो गया आपका प्रॉफिट है ना, कि भाई सेल्स 100 है 200 है 300 है, उसी तरह प्रॉफिट 50 है 100 है 150 है। तो 100 पे कितना था तो 100 पे 50 पे कितना हो गया 200 पे 150 और इस तरीके से चित्र में डायग्राम के माध्यम से ये सारी डिटेल है वो प्रस्तुत की जाती है ना। तो चित्र के माध्यम से है तो इजीली आप ये सारी चीज है वो समझ सकते हो कि चित्र के माध्यम से इनका प्रस्तुतिकरण है वो किया जाता है ना। व्यापार में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है जिनको डायग्राम के माध्यम से उनका प्रस्तुति करता है, एक टेबल के माध्यम से ग्राफ के माध्यम से उनका दर्शन होता है और उनके आधार पर उस व्यापार की वस्तु स्थिति का आंकलन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बात। महत्वपूर्ण मेथड प्रवृत्ति क्वेश्चन आएगा आगे देखो, प्रवृत्ति विश्लेषण की उपयोगिता क्या इसके यूजफुल। नंबर 1 कि इस विधि से परिवर्तनों की दिशा बोध का ज्ञान आसानी से हो जाता है ना। दिशा बोध का ज्ञान है वो आसानी से हो जाता है क्योंकि समंक 2 से अधिक वर्षों में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके जितने भी जो डेटा है
समांक है वो 2 से अधिक वर्षों में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनके लिए ये उपयोगी हो जाता है। ठीक है, इस विधि में चित्रमय प्रदर्शन के माध्यम से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण है वो सामान्य व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है और उनको वो आसानी से समझ भी सकता है, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हो तो वो आसानी से उस विद्यार्थी के, उस कंपनी के जो ग्राहक है, कंपनी का मालिक है, सबकी आसानी से समझ में आती है। तो ये भी इसकी एक उपयोगिता। तीसरा, वित्तीय सूचनाओं को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने से अधिक उपयोगी हो जाती है। वित्तीय सूचनाएं जितनी भी हैं उनको अगर संक्षिप्त रूप से अपन प्रस्तुत करते हैं तो वो सारी सूचनाएं हैं वो व्यापार के लिए अधिक उपयोगी हो जाती हैं। और व्यापार के लिए उपयोगी है इसका मतलब उनका जो प्रयोग है वो अपन व्यापार के संचालन में आसानी से कर सकते हैं, इसका ये बेनिफिट भी रहता है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें अपन ने प्रवृत्ति विश्लेषण की जो एक महत्वपूर्ण टेक्निक है उसके बारे में चर्चा की है। निश्चित रूप से जो चीज मैंने आपको बताई है वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही फायदेमंद और कारगर साबित होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है उनको ज्वाइन करें, ताकि इस तरह की जो अपडेट है आपको लगातार आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती रहे और लगातार आप अपडेटेड रहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था आज का सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप आज के इस सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, ताकि नए साथी हमारे साथ जुड़ते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।